मनोज पांडे जी, ये जो हमें देखने को मिला है, जैसे कि हमने देखा कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और यूरोप में क्रेडिट स्विस बैंक जो है वो कोलैप्स हो गए। और तो ये क्या माहौल बना है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें आई है इसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए, कोई भी क्राइसिस हो वो तो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए अच्छा नहीं होता है। आपने दो बैंक का नाम लिया, दोनों बैंक कोलैप्स किए हैं, लेकिन दोनों के कारण थोड़े अलग अलग हैं। जबकि सिलिकॉन वैली बैंक का जो कोलैप्स हुआ है उसको हम ये कह सकते हैं कि दैट वाज ए सिस्टमिक रिस्क, यानी पूरे माहौल के कारण वो कोलैप्स किया या कुछ अपनी रॉन्ग डिसीजंस के कारण क्लोज किया। जबकि क्रेडिट स्विस की बात है कि 3-4 साल से वो ट्रबल में था, उनके बहुत सारे डिसीजन गलत हुए, उनके यहाँ एनपीए काफी बढ़ा, उनके कुछ क्लाइंट्स ने डिफॉल्ट किया। लेकिन चीजों को पर्सपेक्टिव समझने के लिए थोड़ा सा समय रखना पड़ेगा और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये बिल्डअप कैसे हुआ है। देखिए, कोविड एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था जो कि हमने कभी किसी ने उम्मीद नहीं की कि ग्लोबल पैंडेमिक था और हर कंट्री में उसका असर पड़ा। लेकिन आप किसी क्राइसिस को कैसे मतलब धैर्य के साथ आप उसको टैकल करते हैं, वही डिफ्रेंशिएट करता है कि एक अच्छा मैनेजमेंट क्या होता है और एक बुरा मैनेजमेंट क्या होता है। हुआ क्या कि कोविड आया, अचानक लॉकडाउन लगे, धंधे रोजगार धंधे बंद हुए, ट्रेवल टूरिज्म बंद हुआ, ये हर जगह। इंडिया जैसे देश में हमारे सरकार ने भी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन हमने हाथ रोक करके लोगों को सपोर्ट किया। हमने अंधाधुंध पैसे नहीं छाप लिए, हमने लोगों को सबको कुछ मतलब सपोर्ट नहीं दिया। हमने जिनको जरूरत थी गरीबों को दिया, और उसमें भी हमने नगद नहीं दिए बल्कि काइंड में दिया, अनाज दिया कि लोग घर बैठ के खाना खा सके। ठीक इसके उल्टा अमेरिका चूंकि एक सुपर पावर है, उनके पास डॉलर छापने की पूरी मतलब पॉसिबिलिटी है, उन्होंने खूब डॉलर छापे। लगभग लगभग अलग अलग फिगर अलग अलग पेपर्स में मिल रहे हैं, 1.5 ट्रिलियन, यानी इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा जीडीपी उसका लगभग आधा उन्होंने नोट छाप दिए। और जरूरतमंदों को ही नहीं, जिसको जरूरत नहीं थी उसको भी डॉलर बांट दिए। वहां भी रिपोर्ट अलग अलग है। ऑन एन एवरेज उम्मीद की जाती है कि लगभग 1500 या 1400 डॉलर उन्होंने सबको दिए एवरेज। अब इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को सरप्लस पैसे मिल गए, सबकी नौकरी तो नहीं गई थी, तो जिनकी अच्छी सैलरी थी उनको भी पैसे मिल गए। लॉकडाउन में लोगों के खर्चे कम हो गए थे, बाहर निकलना मुश्किल था, घूमना फिरना मुश्किल था, तो एक तो कुछ एक्स्ट्रा आमदनी हो गई, पहले की जो अपनी आमदनी थी वो थी ही, साथ में खर्च कम हो गया। तो जो सरप्लस लोगों के पास आया वो चला गया बैंक के डिपॉजिट में। आखिर लोग पैसे कहाँ रखें। साथ ही साथ ये घटना हुई कि उस पूरे प्रकरण में जो आईटी कंपनियां थी, जो स्टार्टअप कंपनियां थी, उनका बिजनेस बढ़ गया। अमेजन, फ्लिपकार्ट, एजुकेशन की एडटेक कंपनियां थी, सबके धंधे बढ़ गए, उनके पास खूब पैसा आया, जरूरत से ज्यादा पैसा है, कमा भी रहे थे और उनकी फंडिंग भी हो रही थी, उनके पास भी ज्यादा पैसा आ गया, उन्होंने भी ये पैसा बैंक में रख दिया। सिलिकॉन वैली बैंक एक ऐसा था जो मेनली आईटी कंपनी और स्टार्टअप से डील करता था, यानी कम समय में इनके पास बहुत पैसा आ गया। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो तिगुना उनके पास फिक्स डिपॉजिट बढ़ गया। ये एक मतलब इफेक्ट था कोविड होने का और पैसा आने का। यहाँ तक तो ठीक था। अब पैसा आप रख तो सकते नहीं, ये बैंक है तो कहीं ना कहीं आपको तो निवेश करना पड़ेगा। उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने क्या किया, सारा पैसा, मेजॉरिटी ऑफ दैट मनी दे पुट इन गवर्नमेंट सेक्टर का, जो वहां का जो बॉन्ड होता है। उस समय इंटरेस्ट रेट केवल 5.5% हुआ करता था, क्योंकि हमारे यहाँ 3%, जिसको हम रिपो रेट कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 2021 के मिडिल के बाद चीजें ठीक होने लगी, तो उसका असर ये पड़ा कि जो स्टार्टअप कंपनियां थी उनका बिजनेस का जो रेवेन्यू था वो कम होने लगा। अब उन्हें भी पैसे चाहिए होते अपने खर्च के लिए, तो उन्होंने बैंक से निकालना शुरू कर दिया। बोलते हैं फिर जियो पॉलिटिकल रिस्क जो होता है, यूक्रेन यूएस मतलब यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हो गया, जिसके कारण की ग्लोबल लेवल पे चीजों की स्कार्सिटी हो गई, खास करके गैसोलीन, पेट्रोलियम और गैस की, और उसके कारण सब पे असर पड़ता है, तो महंगाई बढ़ने लगी। इस महंगाई बढ़ने के चक्कर में क्या हुआ कि अनप्रेसिडेंटेड, जिसे कि बहुत ही गलत फिस्कल मतलब मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट कहा जाएगा, यूएस गवर्नमेंट ने पिछले 1.5 सालों में 0.5 से रेट को बढ़ा करके आज की डेट में 5.5 यानी 5% अपना फेडरल रेट बढ़ा दिया। जबकि इंडिया में वो रेट केवल 3.5 से बढ़ करके अभी 6 हुआ, यानी 2.5% हमने बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि जब फेडरल रेट बढ़ता है तो जो पहले के जो बॉन्ड खरीदे होते हैं
उसका बॉन्ड की प्राइस घटती है, दोनों में निगेटिव कोरिलेशन होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो पहले के जो बॉन्ड आपके पास है जो कम इंटरेस्ट रेट पे, कूपन रेट में, उसका प्राइस घटता है, तो वहां उनको लॉस होने लगा। दूसरी गलती इस बैंक ने, बहुत सारे बैंकों ने ये की, जिसको हम कहते हैं एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। आपके पास अचानक एक कोविड के कारण फ्लश मनी आ गया, इसका मतलब वो तो मनी कभी वापस भी तो जा सकता है ना, वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है, लेकिन उस पैसे को आपने लॉन्ग टर्म के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी लाइबिलिटी तो बिल्कुल मतलब समय के साथ बदलती रहेगी, लेकिन एसेट आपने क्रिएट कर दिया लॉन्ग रन में। अब आप उसको तोड़ेंगे तो लॉस होगा, बेचेंगे तो लॉस होगा। अब स्टार्टअप वालों को भी पैसा चाहिए था, वो मांगने लगे भैया हमारा पैसा दो, और अब पैसा इनके पास नया आ नहीं रहा था, तो हुआ क्या कि इन्हें अपने बॉन्ड बेचने शुरू करने पड़े, और बॉन्ड बेचने से क्या हुआ कि इनको 1.6 बिलियन का लॉस हुआ। यहां तक भी मैनेज हो जाता, लेकिन इस पूरे केस स्टडी में एक नया भी फैक्टर आया है जिसको कहते हैं सोशल मीडिया इफेक्ट। 1.6 बिलियन कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं था, लेकिन एक माहौल ऐसा बन गया कि सब लोग पैनिक में आ गए और लोगों को लगने लगा कि ये बैंक कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए सब लोग पैसा निकालने लगे। दुनिया में कोई भी बैंक स्टैंड नहीं कर सकता है अगर उसके सारे डिपॉजिटर अपना पैसा एक शॉर्ट टर्म में निकालने की कोशिश करने लगे, और यही हुआ। रन फॉर द बैंक बोलते हैं, क्या एक वर्ड यूज होता है जिसके कारण ये बैंक कोलैप्स कर गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दो तीन चीजें इसमें सामने आती है। एक तो जो फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी का जो मैनेजमेंट यूएस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कि 1.5 साल के अंदर में आप अपना रेट 0.5 से बढ़ा करके 5.5 कर दीजिए, ये अनएक्सपेक्टेड था। इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, इंटरेस्ट रेट एक चीज होता है, सप्लाई चेन इंप्रूव करना, बाकी भी चीजें करनी चाहिए थी। तो ये जो बैंक कोलैप्स किया, इसका एक माहौल बहुत खराब बना। हालांकि ये प्रॉब्लम सारे बैंकों के साथ था, लेकिन चूंकि सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप के साथ ज्यादा डील करता था, इनका कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क जिसको कह सकते हैं एक खास पार्टिकुलर सेक्टर में था, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच का इन्होंने पराकाष्ठा कर दी, इसलिए ये कोलैप्स कर गया। और एक बार जब कोई बड़ा बैंक कोलैप्स करता है, ये यूएस का 16th बिगेस्ट बैंक था, तो उसका रिपलिंग इफेक्ट बाकी जगहों पे पड़ने लगता है, लोग घबराने लगते हैं, सेंटीमेंट निगेटिव हो जाता है। हालांकि बाद में यूएस सरकार ने इस पर कंट्रोल किया और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि किसी का भी पैसा हम डूबने नहीं देंगे, इवन की गोइंग बियॉन्ड द इंश्योरेंस कवर जो वहाँ है $250,000 का, उसके बियॉन्ड भी उन्होंने कहा कि हम सबका पैसा सुरक्षित रखेंगे। 2 बैंक ही कोलैप्स किए अमेरिका में, और एक बैंक कोलैप्स किया क्रेडिट स्विस जो यूरोप का बैंक है। इनके कोलैप्स करने का बेसिक ग्राउंड तो यही है, लेकिन इन्होंने कुछ और गलतियां कर दी जिसको हम कह सकते हैं ऑपरेशनल गलतियां की। इन्होंने जिसको लोन दिया वो लोन की डिफॉल्ट कर गए, और देखिए क्या मतलब क्या कहा जाए, हमारे दुर्भाग्य की बात, ये ऐसे बैंक थे 2 महीना पहले तक यही क्रेडिट स्विस बैंक भारत की अर्थव्यवस्था पे कमेंट करता था और कहता था कि एसबीआई जो बैंक है भारत सरकार का, वो बहुत ही बुरी हालत में, उसको शेयर प्राइस आप बेच दीजिए, लोगों को राय देता था। और आज स्थिति ये है कि खुद डूब गए, अपना घर तो संभाल नहीं पाते ये लोग, दूसरों पे जरूर मतलब खास करके भारत जैसे कंट्री को, ये पॉलिटिकल गेम भी है, हकीकत है, राय देते रहते हैं। और एक चीज तो ये समझ में आई कि जो रियल जो इम्पैक्ट है उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है सोशल मीडिया इम्पैक्ट होता है। और पांडे जी, एक बहुत बड़ी सीख ये इस वीडियो से निकल के आती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इतना गारंटीड इन्वेस्टमेंट की जगह पर भी जहां पे 0.5% रिटर्न मिल रहा है, ऐसी जगह में पैसे रखे हैं और वो भी डूब सकते हैं। पैसे डूबे नहीं, चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया इसलिए उस बॉन्ड के प्राइसेस घट गए। आपने खरीदा था 100 रुपया में, लेकिन चूंकि आपके ग्राहक, आपके जो फिक्स डिपॉजिट होल्डर हैं, चाहे इंडिविजुअल थे या स्टार्टअप वाली कंपनियां थी, उन्होंने अपना पैसा मांगना शुरू किया। उनको पैसा देने के लिए आपको अपनी संपत्ति, अपना एसेट बेचना पड़ा, और वो एसेट आप लॉस में बेच रहे हैं। आपने 100 रुपया में बॉन्ड खरीदा था और आप 70 रुपए में बेच रहे हैं, 60 रुपए में बेच रहे हैं। वो खबर बाहर आ गई, अगर वो खबर बाहर नहीं आती तो ये मैनेज हो जाता। और खबर बाहर आना उतना बुरा नहीं है, उसका फैल जाना और फिर उसे एक पैनिक क्रिएट होना, वो सबसे ज्यादा इसके फेलियर का वो कारण रहा। तो इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते कि उतनी बुरी स्थिति नहीं थी, शायद मैनेज हो जाती, लेकिन सोशल मीडिया के इम्पैक्ट ने उसको और बढ़ा चढ़ा दिया और उसको कोलैप्स होना पड़ गया। सो मनोज पांडे जी, अब वहां पर जो परिस्थिति हुई है, क्या ऐसी परिस्थिति भारत देश में भी हो सकती है? उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी।
नहीं, देखिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है और हमारे जो रेगुलेटर, खास करके मैं आरबीआई को यहाँ मैं चिन्हित करना चाहूंगा, कंजर्वेटिव रेगुलेटर माने जाते हैं और इसके लिए काफी इनको गालियां सुननी पड़ती है सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोगों के। आज से 1.5-2 साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने सिंपली नो कह दिया क्रिप्टो करेंसी को। बहुत सारे निगेटिव लोगों ने ज्ञान देना शुरू कर दिया और 1 साल बाद जब क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर गया, तब जो आरबीआई का अपना स्टैंड था वो बहुत ही मतलब वो सही साबित हुआ। कई बार 2008 के क्राइसिस में भी, चूंकि इंडिया एक कंजर्वेटिव इकोनॉमी थी, बहुत लेन देन हमारे बाहर से नहीं थे, कि हम लोग सबसे कम इफेक्ट वाले देशों में से थे। तो कंजर्वेटिज्म जो होता है वो क्राइसिस के समय में आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और वी शुड बी प्राउड कि हम लोग कंजर्वेटिव है, हमारा रेगुलेटर कंजर्वेटिव है। मेरा मानना है कि हमारे लिए ऐसा कुछ तत्काल खतरा बिल्कुल ही नहीं है। सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, जहां अमेरिका में 0.5 से बढ़ के 5.5 रेट बढ़ा, 1.5 साल में 5% रेट बढ़ा, हमारे यहाँ वो रेट केवल 2.5% बढ़ा है। तो हम पहले ही से जागृत थे, हम सतर्क थे। जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन के आंसर में कहा कि हमने सबको कोविड के नाम पे सहायता नहीं दी, हमने केवल जरूरतमंदों को सहायता दी। हमने नोट नहीं छापा फालतू का। नोट छापने से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा, अभी भी ठीक है, बाकी दुनिया से बहुत बेहतर है। इस यूक्रेन रशिया क्राइसिस में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही, हमारी ट्रेड पॉलिसी रही, रशिया के साथ जो ताल्लुक हुआ, उसके कारण हमें अभी भी पेट्रोलियम पदार्थ कम दामों में मिल रहे हैं, वो भी हमारे फेवर में गया है। तो आर्थिक व्यवस्था और साथ में जो डिप्लोमेटिक कहिए, ट्रेड व्यवस्था कहिए, इंडिया ने काफी सही ढंग से मैनेज किया है। लेकिन एक चीज और जो हमारे फेवर में गया है, पहले 0.5% भी रेट बढ़ता था यूएस फेडरल रेट, तो हमारे यहाँ के स्टॉक मार्केट डाउन जाता था, क्योंकि जो एफआईआई होते थे वो पैसा निकाल करके यूएस में जमा करने लगते थे। पिछले 4-5 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने ये एफआईआई सेगमेंट को लिटरली रिप्लेस कर दिया। अब हमारे मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की वो हैसियत नहीं रह गई जो आज से 5 साल पहले हुआ करती। निकले हैं, इतना रेट बढ़ा है, बहुत लोगों ने पैसा निकाला है, लेकिन उसका असर हमारे स्टॉक मार्केट में नहीं पड़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था अपने खुद के डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो एलआईसी हो, म्यूचुअल फंड हो, ईपीएफओ हो, एनपीएस हो, इनके बदौलत अब चल रही है। हम डिपेंडेंट नहीं है एफआईआई लोगों के अंदर आने और बाहर जाने से। काफी हम अब आइसोलेट हो गए हैं। इसका कारण ये हुआ कि आप देखिए कि हमारा स्टॉक मार्केट ठीक है, प्लस माइनस तो हो ही रहा है। 62,000 सेंसेक्स घर के मेरे ख्याल से 58 के आसपास होगा, अंतर पड़ेगा, लेकिन वो नहीं पड़ा है जो आज से 5 साल पहले पड़ सकता था। तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वी आर ए वेरी रोबस्ट कंट्री, हमारा अपना मार्केट है, हमारा अपना कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट है, हम एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं करते हैं। तो हम जो भी हैं एकदम ठोस हैं और हमें बुलंदी के साथ रहना चाहिए, कहीं चिंता की बात नहीं। मनोज पांडे जी, मैं कितना भी कंजर्वेटिव हूँ, मैं कितने भी सही स्टेप्स ले रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मित्र है अगर वो कुछ गलतियां करता है तो कहीं ना कहीं उसका असर तो मुझ पर होता है। बहुत सारे बिजनेसेस में हम लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, भारत, अमेरिका, यूरोप। तो अब वहां पर जो एग्रेसिवली वो जो स्टेप लेते हैं, वहां पर जो चीजें उथल पुथल हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट किस प्रकार से हमारे मार्केट पर हो सकता है, उसके बारे में बताइए कुछ। नहीं, देखिए, हम ये कहना बिल्कुल ही बेमानी होगा कि विश्व में अगर कुछ उथल पुथल हो रहा है तो उसका असर हमारे पास नहीं पड़ेगा। अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, वहां के लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, तो हमारे यहाँ से जो सामान वो खरीदते थे वो कम खरीदेंगे, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा। लेकिन चूंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है, जिस तरह की चाइना, ताइवान या बाकी कई देशों की होती है, कि उनके यहाँ अपना कंजम्पशन कम है, वो जो सामान बनाते हैं वो दूसरों के लिए बनाते हैं। हम जो सामान बनाते हैं शायद हम 80% अपने लिए खुद के लिए बनाते हैं, और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन वगैरह उतना, देखिए हमारे यहाँ इन्फ्लेशन मानिए कि 5 से बढ़ के 7 हो गया, वो उतना बड़ा इशू नहीं है, लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अमेरिका में जहाँ इन्फ्लेशन 2% हुआ करता था, वो अगर बढ़ के 8% हो जाए तो वहाँ के अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कई कंट्री में इन्फ्लेशन नाम की चीज होती ही नहीं थी, जहाँ की है, खास करके यूक्रेन और रशिया के विवाद के कारण, पेट्रोलियम पदार्थों के कारण, बिजली के बिल के कारण, सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण। तो ये सब चीजें हैं, असर नहीं पड़ेगा ये कहना गलत होगा, लेकिन हम बहुत हद तक आइसोलेटेड हैं और हम हमारी इकोनॉमी हमारे खुद के बल पे चल रही है, किसी दूसरे के बल पे नहीं चल रही है।
फाइनेंशियल मार्केट ने हमारे खुद के इंस्टीट्यूशंस का जो कलेक्शन ऑफ फंड है वो काफी इंप्रूव किया है और आज हम FII के भरोसे नहीं बैठे हैं। हमारा स्टॉक मार्केट अपने आप के अपने अंदर घर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के डिपेंड पे मतलब उनके भरोसे चल रहा है, इसलिए हम रिलेटिवली फार सेफर पोजीशन में है। असर थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। अब इस मामले में यही है कि हर व्यक्ति को सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट आजकल जो बोलते हैं ना, वूका वर्ड बोलते हैं ना कि अनसर्टेनिटी है, वोलेटिलिटी है, कभी कुछ भी हो सकता है, ये तो हकीकत है। तो सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत है। पांडे जी, ये जो खबर आ रही है कि 2008 जैसा फिर माहौल बनेगा, फिर जो है मार्केट इतना ज्यादा कोलैप्स हो जाएगा, इसके ऊपर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे उस तरह का चीजें नहीं लगता, क्योंकि अगर होना होता तो ये सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स किए हुए भी आज 20 दिन के आसपास तो होने ही जा रहे हैं। चीजों को कंटेन कर लिया गया है। और जो सबसे अच्छी बात जो अमेरिकन सरकार ने किया कि उन्होंने ये जो आश्वासन दिया कि वहां का जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो केवल $2.5 लाख के आसपास, $2.5 लाख ही है। हमारे यहाँ वो 5 लाख रुपया बाद में बढ़ा के सरकार ने किया है। तो उन्होंने ये जो आश्वासन दिया कि गोली मारिए इंश्योरेंस कवर, हम किसी भी डिपॉजिटर के मनी को सेव करेंगे। उसके बाद ही तो फिर लोगों ने पैसा निकालना बंद कर दिया और ये जो एक बहुत ही मतलब बैड इम्पैक्ट पड़ता वो रुक गया। तो ये जो स्टेप है, देखिए अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है, वहां उनको इस तरह की काम करने की जरूरत नहीं थी। वहां तो बैंक फेल करता है तो करने दो, ऐसा कहा जाता है, हमारे जैसा नहीं है। उन्होंने भी ये कॉल लिया कि नहीं, हम स्ट्रिक्टली एज पर रूल नहीं जाएंगे, हम माहौल को बदलेंगे। उनका ये आश्वासन बहुत ही अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो पांडे जी, और एक चीज जोड़ दूं, ये जो क्रेडिट स्विस वाली जो बात हुई, वहां भी यूरोपियन गवर्नमेंट है, यूरोपियन यूनियन कह लीजिए या स्विट्जरलैंड का वो बैंक है, वहां की सरकार ने भी इसको कोलैप्स नहीं होने दिया। उसका इन्होंने फोर्स मर्जर कर दिया उनका जो दूसरा UBS बैंक है, जिसके कारण कि क्या हुआ कि डिपॉजिटर्स के पैसे बच गए। जैसे इंडिया में जब यस बैंक डूबने वाला था तो भारत सरकार ने उसको डूबने नहीं दिया, बल्कि बड़े बैंकों से कहा कि भाई छोटे भाई की हेल्प करो, सब मिलो और इनको उबारो, इनको कठिन समय से उबारो। ठीक यही काम यूरोप में किया गया, जो कि बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि वहां तो कहते हैं ना कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, आप डूबना है डूबो, जितना प्रॉफिट कमाना है कमाओ। वहां सरकार ने प्रोएक्टिव कदम लेकर के ये जो एक खतरा बन रहा था, मेरे ख्याल से उसको काफी हद तक संभाल लिया है और ये और आगे खराब होगा, मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। लेकिन थोड़ा बहुत उथल पुथल तो खैर हम कर नहीं सकते। करेक्ट। सो पांडे जी, अब ये जो इस प्रकार का माहौल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो बहुत हुआ है, बहुत सारे वीडियोस बने हैं कि अब 2008 जैसा माहौल बनने वाला है। अब ये सारी खबरों के बीच में हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत ही पुरानी व्यवस्था है और बहुत ही पुराना मूल मंत्र है कि अपने सेविंग को एक जगह मत रखिए। यू शुड नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जब से फाइनेंशियल प्लानिंग कंसेप्ट आया होगा तब से ये कहा जाता है कि आप अपने रिसोर्सेज को अलग अलग ढंग में बांट के रखिए। अब देखिए, अभी कल से जो न्यूज फैल नहीं रहा, हकीकत है कि सरकार अब म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड पे जो इंडेक्सिंग की जो फैसिलिटी मिलती थी उसको विड्रॉ करने जा रही है। सरकार का एक स्टेटमेंट है, कितना हंगामा मचा हुआ है। अब स्थिति ये हो जाएगी कि जो लोग बैंक के फिक्स डिपॉजिट में पैसा नहीं रख करके म्यूचुअल फंड में रखते थे, डेट म्यूचुअल फंड में, अब वो रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद बैंक का फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड दोनों एट पार आ गया। पहले म्यूचुअल फंड में रखने से टैक्स बेनिफिट मिलता था। अब इस तरह की चीजें तो कभी भी सरकार बदल सकती है अपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो चीजें तो आगे पीछे होती रहेंगी। मेन बात यह है कि आप अपना रिक्वायरमेंट देखिए, रिक्वायरमेंट को प्रॉपर एसेस कीजिए और उस अनुसार ही आप पैसा लगाएं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एसेट लायबिलिटी मिसमैच, आपको कब कितना पैसा चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए ही आप अपने पैसे का निवेश करें और हर पोर्टफोलियो में करें। म्यूचुअल फंड में भी रखें, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल तो सबसे प्रायोरिटी है, पहला तो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद आप फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा रखें, म्यूचुअल फंड में भी रखें, आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी आप रखें, कोई बात नहीं है, लेकिन फैला के रखें। एक जगह कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर आपने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में रख दिया है
और खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो जाए तो मालूम होगा आपका 50% 70% पोर्टफोलियो आपका वाइप आउट हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए। ये मूल मंत्र है और ये हमेशा रहेगा, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ना ही कोई ये इंड है। बहुत बढ़िया। सो पांडे जी, अब तक तो हमें सिर्फ इतना पता था कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो डूब गया है, इसी वैली में चला गया है। लेकिन आपने एक और बैंक डूबा है मेरे ख्याल से, फर्स्ट सिटीजन बैंक की क्या उसका नाम था। 2 बैंक अमेरिका में डूबे, कोलैप्स कर गए, खत्म हो गए, और स्विस क्रेडिट स्विस का तो इन्होंने मर्जर कर दिया, तो इसको भी डुबा ही मान लीजिए आप, क्योंकि कंपलसरी फोर्स मर्जर है। नहीं, लेकिन ये जो बैंक डूब रहे थे और उसके बीच में जो हमारी जो होप डूब रही थी, उस डूबती हुई होप को जो है आपने इतने अच्छे से बताया है कि अब आपने उसको तार लगा दिया है। मैं मानता हूं कि चिंता करने की कोई बात नहीं, सजग जरूर रहना है, लेकिन चिंता वाली बात मुझे नहीं लग रही। चलिए, कम से कम जो सरकारों ने, वहां के सरकारों ने जो एक बोल्ड स्टेप लिया है, उसके बाद चीजें काफी हद तक कंट्रोल में है, और जब कंट्रोल में एक बार आ गई तो फिर उसमें सुधार तो लाया ही जा सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनोज पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इस सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में समझाया और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का भी बहुत अच्छा आपने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज पांडे। थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।